इस वीडियो में हम ज्यामिति क्षेत्रमिति से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों को देखने वाले हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स भी देखेंगे जो कि सीजीटेट, सीटेट, शिक्षक भर्ती और अन्य कंपटीशन पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके पहले मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूं जहां पे आप क्षेत्रमिति, ज्यामिति से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम केवल फार्मूला को बस देखते जाएंगे और कुछ ट्रिक्स देखते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कॉन्सेप्ट में क्या कहा जा रहा है। यदि दो रेखाखंड एक ही सतह के साथ समान एंगल बनाए तो दोनों रेखाखंड समांतर होगी। अब इसको उल्टा भी बोल सकते हो कि यदि दो रेखाएं समांतर हो, मान लीजिए कि दो रेखाएं समांतर हो तो एक रेखाखंड के लिए वो क्या बनाएगी, समान एंगल बनाएगी। तो सेम कंडीशन होता है जब हम लोग शीर्ष अभिमुख कोण यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे आपका कंडीशन जो है वो सेम अप्लाई होता है कि जो लेफ्ट है वो लेफ्ट एंगल के इक्वल होगा, राइट वाला राइट एंगल के इक्वल होगा, या नीचे वाला नीचे वाले से और दाएं वाला दाएं वाले से। तो शीर्ष अभिमुख में ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अगला देखते हैं फिर नेक्स्ट, जैसे हम देखिए एंगल। अब एंगल के बारे में तो जानते होंगे तो उसको मैं नहीं बता रहा हूँ। सबसे पहले देख लीजिए एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। तो ये क्या होता है, तो यदि एंगल का मान 90 डिग्री से कम हो जाए उस स्थिति में हम उसको बोलते हैं न्यून कोण, मतलब कि एक्यूट एंगल। नेक्स्ट इसमें देखिए राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है, तो जैसे इसमें देखते हैं राइट एंगल को, राइट एंगल मतलब कि जहां पे 90 डिग्री बना उसे हम लोग राइट एंगल बोला जाता है या उसे राइट एंगल कहते हैं। अगला इसमें देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल मतलब कि अधिक कोण। तो यहाँ पर क्या होता है, यदि एंगल 90 से 180 के बीच में हो तो उस स्थिति में हम उसे कहते हैं अधिक कोण। किसके किसके बीच में, 90 से 180 के बीच में हो तो। उसी प्रकार से यहाँ पर स्ट्रेट एंगल भी होता है, मतलब 180 डिग्री होना। रिफ्लेक्स एंगल होता है, यदि एंगल 180 से 180 से 360 के बीच में हो उस स्थिति में हम उसको परिवर्ती या रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पे देखिए शीर्ष अभिमुख। तो शीर्ष अभिमुख में क्या होता है कि जो आमने सामने का एंगल होता है ये सारे एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे शीर्ष अभिमुख में कि आमने सामने का एंगल यहाँ पर बराबर होगा। उसके पश्चात यहाँ पर एंगल के प्रकार दिया हुआ है पूरक एंगल। पूरक में क्या होता है, चलिए देखते जाइए। तो पूरक में जैसे यहाँ पर ये होगा कि मान लीजिए कि एंगल का जो योग है, दो एंगल का योग, तो यदि हम लोग दो एंगल को प्लस करें और वो 90 डिग्री आ जाए तो उसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक कोण। ये दो एंगल का योग। नेक्स्ट देखिए इसमें यदि दो एंगल का योग 180 के बराबर आ रहा है उस स्थिति में उसे हम समपूरक बोलते हैं, सप्लीमेंट्री बोलते हैं। और नेक्स्ट इसी में होता है आसन मतलब लगा हुआ। तो इस प्रकार से आपका ये 3 एंगल हो गया। चौथा इसी में देखिए रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म तो आप देख ही चुके हैं, अभी जस्ट मैंने बताया था कि किससे रिलेटेड है, समपूरक से रिलेटेड है कि यहाँ पर आप एंगल को योग करोगे तो यह 180 के बराबर होगा। तो जैसे इसमें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ओके चलिए देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये जो डायग्राम दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से सीटेट सीजीटेट में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए होता ये है कि जो समांतर रेखाएं होती है, वैसे तो समांतर है नहीं फिर भी देखते जाइए। दो के संगत कौन है यहाँ पर, शायद देखो ऊपर का ऊपर से आ गया, लेफ्ट वाला जो लेफ्ट से आ जाएगा, राइट का राइट से हो जाएगा, नीचे वाला एंगल संगत होगा नीचे वाले से और दाएं वाला संगत होगा दाएं वाले से। तो सेम सेम होता है, कुछ ज़्यादा इसमें खास अंतर होता नहीं है, लेकिन दिमाग में बैठा के रखिएगा। जैसे दो यहाँ पे 6 के संगत है, 1 5 के संगत है, 3 7 के होगा और 4 8 के संगत होगा। तो संगत को भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में वैसे पूछा जाता है। अगले इसमें देखते हैं बहुभुज से संबंधित महत्वपूर्ण फार्मूला को। तो ध्यान से सूत्र को देखिएगा, सभी अंतर कोणों का योगफल। कोई भी बहुभुज ले लीजिए, त्रिभुज चतुर्भुज जो भी आपको लेना है, इस सूत्र से आप किसी भी बहुभुज
कि एंगल का सम योगफल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सूत्र होता है n-2 मल्टीप्लाई 180। दूसरा देखिए, यहाँ पे कोई भी बहुभुज का यदि आपको विकर्ण निकालना हो तो उसका भी यहाँ पर फॉर्मूला है। कौन सा सूत्र है यहाँ पे देखिए, n-3/2। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका फॉर्मूला है। तो यदि आपको ऐसा याद ना हो तो इसका दूसरा तरीका भी है, जिसको क्रमशः संचय आता है, संचय का सिद्धांत n(2 - n) आप कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यदि कोई स्टार वाला प्रश्न आ गया और उसमें हमें एंगल का योग निकालना है, शीर्ष कोणों का योगफल निकालना है, तो उसका फार्मूला होता है n-4। याद रखिए, जैसे कि अंतः कोणों का योगफल था नॉर्मली क्वेश्चन में n-2 मल्टीप्लाई 180, लेकिन यदि कोई स्टार वाला प्रश्न आ जाए तो वहाँ पे क्या करेंगे, n-4 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 180 को। इसी प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्गमूल 3/4 का स्क्वायर, वैसे आपको पता ही होगा, और वर्ग का क्षेत्रफल है स्क्वायर। षडभुज का क्षेत्रफल तो ये होता है 3 वर्गमूल 3/2 a का स्क्वायर। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, देखिए मैथ्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथ्स का। देखिए फार्मूला में क्या कहा जाता है, पहले मैंने सबको हटा दूँ। अब देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी, मतलब यदि हम इसके प्रत्येक एंगल से क्या करें, इस प्रकार से लंब खींच देते हैं और वो आपस में जिस बिंदु पर कटेगा, तो जैसे यहाँ पे देखिए बिंदु ऊपर तो कट रहा है, तो यहाँ पर ए बी सी की ऊंचाई क्या होगी, समबाहु त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई, मतलब ये जो ऊंचाई है तो उसका मान हम लोग सूत्र से निकाल सकते हैं। देखिए इसका सूत्र आ जाएगा OP प्लस OQ और प्लस OR, OP OQ OR। तो यदि प्लस कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, इस त्रिभुज की ऊंचाई आसानी से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, भुजा और जो ऊंचाई है वो 2:3 में होता है। तो ये सब छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं इसका। अगला इसमें देख लेते हैं त्रिभुज से संबंधित इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि यहाँ पर भुजा का मान दिया हो तब की स्थिति में S S-A S-B S-C को लेकर चलते हैं, जहाँ पर S क्या चीज़ है, तो यह अर्ध परिमाप है, याद रखिएगा। उसी प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि माध्यिका दी गई हो तब की स्थिति में क्या लेते हैं, 4/3 S S-A S-B S-C। तो इस फार्मूला को भी इसमें पुट किया जाता है। वैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्गमूल 3/4 आ जाएगा, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, वर्गमूल 3/2 और भुजा, इसको भी याद रखिएगा। उसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने अभी बताया ही था कि वर्गमूल 3/4 a का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a/4 वर्गमूल 4b² - a²। तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से एक बार चतुर्भुज को रिवाइज कर लेते हैं। चलिए हर एक आकृति को रिवाइज अपन करते जाते हैं। तो चतुर्भुज के प्रकार होते हैं, जैसे कि समांतर चतुर्भुज होता है, आयत होता है, वर्ग होता है, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके विपरीत भुजा का दोनों युग्म समांतर हो तो उसे हम लोग कहते हैं समांतर चतुर्भुज। जैसे देखिए दोनों युग्म क्या है, यहाँ पर समांतर है, AD समांतर है किसके, BC के, और वैसे AB समांतर है यहाँ पर CD के। तो ये समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड कुछ फैक्ट है, यदि आपको देखना हो तो आप आराम से इसको देख लीजिएगा। कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, किन्हीं भी दो लगातार एंगल को प्लस कर दें तो उसका योगफल 180 प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए A और B को हम लोग प्लस करें तो ये किसके बराबर होगा, 180 के। उसी प्रकार से BC को प्लस करेंगे तो ये भी 180 के बराबर हो जाएगा, या CD को प्लस करने पर यह भी हमें यहाँ पर 180 प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है AB, A और B को प्लस करेंगे तो भी 180, B और C को प्लस करें तो भी 180। तो वृत्त से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट फार्मूला देख लेते हैं। जैसे देखिए आपको चित्र में यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका वृत्त हो गया। अब वृत्त में देखते जाइएगा, जैसे कि अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, त्रिज्या खंड। तो
पता ही होगा आपका त्रिज्या खंड होता है, लघु त्रिज्या खंड बोलते हैं और इसको दीर्घ त्रिज्या खंड बोलते हैं। तो दो चीज़ें यहाँ पे था, दो त्रिज्या खंड और देखते चाहिए वृत्तखंड। देखिए आपका वृत्तखंड हो जाएगा, जो बचा वाला हिस्सा है वो दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। तो इस प्रकार से वृत्तखंड भी कहलाता है। और वृत्त से संबंधित मैं वीडियो बना चुका हूँ पूरा, उसमें प्रश्न भी है, फार्मूला भी है, आप वहाँ से जाके चीज़ों को पूरा देख लीजिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे सेंट्रल एंगल होता है, तो देखिए यहाँ पर सेंट्रल एंगल भी कहलाएगा। परिधि कोण होता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है, देखते जाइए, बहुत काम का चीज़ है। जैसा देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब PL इक्वल होता है LQ। तो ऐसा भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट फार्मूला देखिए, यदि दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें उस स्थिति में उसका जो लंबाई होगा वो बराबर होगा। तो AB इक्वल होगा यहाँ पे CD के। देखते जाइए, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो क्या होगा, AB बराबर होगा CD के। इसी प्रकार से आपका अगला फार्मूला है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, अर्धवृत्त पर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, किसी जीवा के द्वारा छोटे वृत्तखंड में बनाया गया एंगल, यहाँ पर ये भी दोनों आपस में बराबर ही होती है। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट था इसका, देखते जाइए। जैसे यहाँ पे देखिए, यदि दो जीवा एक दूसरे को वृत्त के अंदर या बाहर प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके खंडों का गुणनफल समान होता है। मतलब यहाँ पर ये होगा कि PA का जो मान है, रुकिए मैं इस चित्रकल का सुनिश्चित कर दे रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे देखिए PA और PB का मल्टीप्लाई, PA PB का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, PC और PD के। उसी प्रकार से इस चित्र में भी देख सकते हैं, चित्र को आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ पर भी वैसे हो जाएगा कि PB और PA का मल्टीप्लाई हो जाएगा PD और PC के बराबर। तो आंकी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो 1 मिनट चक्री चतुर्भुज को भी देख लें। देखिए मैं पूरा जितना भी ज्यामितीय और क्षेत्रमितीय सबको पूरा रिवाइज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं चक्री चतुर्भुज में क्या होता है, युग्म का जो योगफल होगा, जैसे कि A और C विपरीत युग्म ना, यहाँ पे विपरीत युग्म मतलब A का विपरीत में कौन है, C है। तो A और C का योगफल यहाँ पर 180 होगा। इसी प्रकार से B और D का भी योगफल 180 डिग्री होता है चक्रीय चतुर्भुज में। उसी प्रकार से चक्रीय चतुर्भुज में जो बाह्य कोण का मान होता है, जैसे यहाँ पे देखिए बाह्य कोण का मान, तो जो CDE का मान है वह उसके सामने वाली एंगल मतलब एंगल A के बराबर होगा। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट था। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे, यदि हम देखिए चित्र को ध्यान से यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा खींचे हैं, जैसे PA और PB वृत्त को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उस स्थिति में यहाँ पे बहुत सारे फार्मूला आते जाएंगे। तो देखते जाइए, सबसे पहले यहाँ पर PA का मान PB के बराबर होगा। उसके पश्चात एंगल PAO और PBO यह भी इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर जो एंगल बनने वाला है वह एंगल क्या होगा, यहाँ पर इक्वल होगा। उसी प्रकार से यदि एंगल P और एंगल O को प्लस करें तो यह 180 डिग्री के बराबर होता है। उसी प्रकार से PO P तथा O को समद्विभाजित कर देती है, मतलब इस रेखा को AB रेखा को समद्विभाजित करती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट था प्रतिच्छेदी रेखा से संबंधित। चलिए अब नेक्स्ट में क्षेत्रमिति को एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि एक वीडियो में पूरा आप लोगों का मैं कंप्लीट करा दे रहा हूँ। अब क्षेत्रमिति में सबसे पहले देख लेते हैं हम घनाभ के बारे में। तो घनाभ तो आप जानते होंगे, इनमें 3 भुजा होती है। देख लीजिए 3 अक्ष इनमें पाया जाता है, x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, जो हम लोग 10वीं 12वीं क्लास में चीज़ों को देखते थे। तो इसका फार्मूला देखते हैं सबसे पहले, आयतन। अब देखिए आयतन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तीनों भुजा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा, या फिर आप आधार का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई ऊंचाई वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे ले सकते हैं। उसी प्रकार से यदि हमें यहाँ पर विकर्ण निकालना हो, तो इसको भी एग्जाम में वैसे पूछा जाता है। तो विकर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला ले लेंगे अंडर रूट पहली भुजा का स्क्वायर, दूसरी भुजा का स्क्वायर और तीसरी भुजा का स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा किसका, विकर्ण का।
उसी प्रकार से वृत्त का क्षेत्रफल देख लीजिए, पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर का स्क्वायर, और अर्धवृत्त का परिमाप होगा 2 + पाई आर। इसी प्रकार से घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2, फिर भुजा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसमें नेक्स्ट देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो θ/360 × पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या खंड की परिधि हो जाएगा 2 पाई आर, θ/360। तो ये सब इसमें इंपॉर्टेंट आपके फार्मूला। और सेम फार्मूला आपका घन के लिए आ जाएगा। आपको घन में क्या करना होगा, भुजा को बस आप इक्वल ले लीजिएगा ए बी सी को, तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका घन का आ जाएगा। एक बार बेलन को देख लेते हैं। अब देखिए बेलन में क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। उसी प्रकार से इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये सब इम्पोर्टेंट फार्मूला है, यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे देखिए 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर। उसी प्रकार से संपूर्ण पृष्ठ का इसका क्षेत्रफल होता है, या संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर एच प्लस आर। तो सीधा आप याद रख लीजिएगा 2 पाई आर एच प्लस आर करके। एक बार यहाँ पर गोले को भी देख लें। तो जैसे देखिए गोले में क्या होता है, हमने कोई यहाँ पर गोला बना लिया, तो उस स्थिति में होता है गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर का स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर की घात 3। तो ये सब इसका कुछ इंपॉर्टेंट आपके फार्मूले हैं। इस वीडियो में हमने ज्यामितीय क्षेत्र में से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखा। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कम आपके 2 से 3 नंबर मेन एग्जाम में अवश्य आ जाएंगे, क्योंकि हमने पूरे वीडियो में जितने भी फार्मूला था सभी फार्मूला को कवर कर लिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही।